नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोगों ने मौलिक अधिकार के लिए पहले वीडियो में कुछ जिक्र कर लिया था। उसके बाद हम जो है अब इनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। हमने 6 अपने मौलिक अधिकार देख लिए थे, 7 मौलिक अधिकार जो मूल संविधान में थे, लेकिन क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो हमने बात करी थी मौलिक अधिकार जो हैं वो आपके 12 से लेके 35 तक हैं। 12 से आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर 12 से लेके 35 तक है। तो अनुच्छेद अगर हम 12 देखें तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 12 जो कहता है वो ये कहता है कि ये जो है संविधान में राज्य को परिभाषित किया गया है, राज्य को परिभाषित किया गया है। तो राज्य की परिभाषा संविधान ने क्या दी है ये देखते हैं जरा हम। तो सबसे पहले राज्य की अगर परिभाषा की हम बात करें तो राज्य की जो परिभाषा है उसमें क्या है, केंद्र सरकार प्लस संसद, राज्य सरकार व विधानमंडल, स्थानीय निकाय व निजी निकाय, जैसे नगर पालिका वगैरह है व निजी निकाय, इनको जो है शामिल किया गया है। तो इनके आधार मानकर ही क्या होगा, ये सारा का सारा राज्य है, इसको ही राज्य परिभाषित किया गया। अगर कोई पूछे संविधान में जो है राज्य को परिभाषित कैसे किया गया है तो हम बताएंगे केंद्र सरकार, संसद, राज्य, विधानमंडल, स्थानीय निकाय व निजी निकाय के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं, हम राज्य कहते हैं। यदि कोई सरकारी कर्मचारी है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है सरकार में जॉब कर रहा है या गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है तो उसके लिए क्या है, वो एक राज्य का हिस्सा ही माना जाता है, उसे राज्य का हिस्सा ही माना जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो हम अगला देखते हैं। तो हमारे पास आता है अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 की अगर हम बात करते हैं, अनुच्छेद 13 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 13 जो है वो ये कहता है कि संसद या फिर विधानमंडल, संसद व विधानसभा यदि किसी भी तरीके से कोई भी कानून लाते हैं और वो कानून कैसा है, वो कानून कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों के छीन रहा है, मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता को छीन रहा है, तो जो है हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इसमें हस्तक्षेप करेगा। तो ऐसे किसी भी कानून को वो शून्य कर देगा, हटा देगा जो किसी भी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो। इसलिए हम क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो संविधान का या फिर मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, संविधान का व मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बोला गया है तो आप बताएंगे वो संरक्षक कौन है, तो संरक्षक है आपका सर्वोच्च न्यायालय, यानी उसे संविधान का अभिभावक भी कहा जाता है, अभिभावक भी कहा जाता है, भावक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये याद कर सकते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 13 है उसके द्वारा संसद या विधानसभा के द्वारा किसी भी तरीके से कोई कानून लाया जाता है जिसमें किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें क्या करेगा, उसको शून्य कर देगा या उसमें हस्तक्षेप करेगा, उसे हटाने का पूरा प्रयास करेगा। चलिए अगली बार हम बात करते हैं। तो जो हमारे पास आते हैं अगला जो आता है वो समता का अधिकार। समता का अधिकार जो है ये आर्टिकल नंबर आपका 14 से लेके 18 तक चर्चा की गई थी, ये मैंने पिछली वीडियो में हमको बताया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या है। तो अनुच्छेद 14 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 जो है वो क्या है आपका, तो अनुच्छेद 14 के समय विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी विधि के समक्ष समता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति विधि के समक्ष यानी कानून के सामने क्या है, समान है, समता है, समानता है उनके अंदर। कोई भी व्यक्ति चाहे वो पैसे में कितना भी बड़ा हो या फिर जो है कोई कितना भी गरीब हो या किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, तो जो है कानून जो है उसके लिए अगर उसने कोई ऐसा कृत्य किया है, ऐसा कोई कार्य किया है जिसके लिए उसे दंड दिया जाए तो वो उसके लिए दंड दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा, चाहे पैसे में हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे भी किसी भी धर्म का हो। अनुचित कार्य करने वाले हर व्यक्ति को यहाँ पर क्या है, कानून उनके लिए समान है। चलिए अगला हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 15 आता है हमारा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 15 जो कहता है वो कहता है कि जो आपके पास लिंग, जाति, धर्म, स्थान व नस्ल के आधार पर भेदभाव का विरोध। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति लिंग के आधार पर, कहने का मतलब ये है कि जो
लड़की या लड़के में भेद करते हैं। उनको अगर शिक्षा की बात करें तो ये कह देते हैं कि लड़की को पढ़ाने की आवश्यकता क्या है, जब उसका विवाह करना है तो एक लड़की को भी पढ़ाना चाहिए यदि वो लड़की पढ़ने लायक है, यदि वो पढ़ने में अच्छी है तो उसको पढ़ाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं माता पिता या कोई भी जो भी आस पड़ोस के लोग हैं वो इसमें अगर भेदभाव करते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है। यदि जो है उसकी बेटी या बेटा जो भी पढ़ने में अच्छा है उसको पढ़ाइए और जितना आगे बढ़ना चाहते हैं उतना आगे बढ़ाइए। उसके बाद हम बात करते हैं जाति की। तो कोई नीची जाति का व्यक्ति है और कोई अपर कास्ट का व्यक्ति है तो उनमें अगर पढ़ने की बात कर रहे हैं, किसी भी तरह के अधिकारों की बात कर रहे हैं तो इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। और धर्म की बात कर रहे हैं, किसी भी धर्म का व्यक्ति है भारत में है तो उस धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। स्थान के नाम पर भी कहीं ऐसा होता है, कोई स्थान ऐसा होता है जहाँ पर लोगों को बहुत ही ज़्यादा उद्दंड माना जाता है, तो वहाँ पर कोई अच्छा व्यक्ति भी है तो उसको उद्दंड ही मानकर जो है हम आगे की धारणा रखेंगे तो कहीं ना कहीं गलत है। यदि कोई व्यक्ति सही है, चाहे वो स्थान के आधार पर वहाँ पर लोग गलत हों, तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति भी गलत होगा। तो स्थान के नाम पर भी भेदभाव करना कहीं ना कहीं एकदम गलत है संविधान के अनुसार। उसके बाद करते हैं नस्ल के आधार पर। तो नस्ल के आधार पर भी लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं कि यदि कोई जो पहाड़ी व्यक्ति हैं तो उनको क्या थोड़ा सा हम अलग ही दृष्टि से देखते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं ये भेदभाव है। और ये संविधान आर्टिकल नंबर 15 जो है इस तरीके हर भेदभाव को जो है समाप्त करने का बात करता है। अगली हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। तो अनुच्छेद 16 जो है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के समान अवसर की बात करता है। लोक नियोजन के समान अवसर, तो इसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है वो भारत में सरकारी नौकरी चाहता है तो सरकारी नौकरी के लिए उसे समान अवसर में दिए जाएंगे, चाहे कोई व्यक्ति हो। और इसी को देखते हुए जो है संविधान निर्माताओं ने यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था की है, क्योंकि जो नीची कास्ट के दलित व्यक्ति थे उनके लिए थोड़ा घृणित दृष्टि से देखा जाता था और उनको समानता का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया, उनको आरक्षण दिया कि ये लोग जो हैं वो पूरी तरीके से समान रहेंगे और इनमें किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरी में सारे लोगों को समान अवसर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कितना भी नीची कास्ट का हो, दलित हो, तो उसे भी सरकारी नौकरी दी जा सकती है। चलिए अगली तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा आता है अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है, तो ये कहता है अस्पृश्यता का अंत। स्पृश्यता का अंत। उन्हें पता था कि जो है किसी भी तरीके से अगर संविधान में या भारत में समानता लानी है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अस्पृश्यता का अंत करना पड़ेगा, छुआछूत का अंत करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो थी एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी थी भारत में कि हर व्यक्ति जो है छुआछूत मानता था और ये कहीं ना कहीं गलत था। तो जो है अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि अगर भारत में आपको समानता चाहिए तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। आपको अस्पृश्यता का अंत करना बहुत ही आवश्यक है यदि सभी लोगों को समान अधिकार देने हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास आता है अनुच्छेद 18। तो जो अनुच्छेद 18 है ये भी कहीं ना कहीं समानता की बात करता है। तो अनुच्छेद 18 के तहत हम बात करें तो इसमें क्या किया गया, इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया। उपाधियों का अंत कर दिया गया क्योंकि उपाधियां भी कहीं ना कहीं क्या थी, इसमें उपाधियों का अंत इसलिए कर दिया गया क्योंकि उपाधियां में कहीं ना कहीं क्या थी, लोगों के अंदर हीन भावना भर रही थी। अगर कोई व्यक्ति अच्छी उपाधि यानी बड़ा पद लिए बैठा है, बड़े ऊंचाई पर राजा है, तो क्या है उसमें थोड़ा सा वो लोग उनको जो है अच्छी दृष्टि से देखते हैं और अपने आप को हीन भावना का शिकार समझते हैं कि हम जो लोग छोटे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उपाधियों का अंत किया गया। अब ये कहा गया है संविधान के अनुसार कि कोई व्यक्ति चाहे वो गरीब का कितना भी गरीब का बच्चा हो, वो भी जो है क्या कर सकता है, वो भी जो है एक बड़ा उपाधि ले सकता है। जो उसकी बात करें तो इसमें बात करते हैं नागरिक सम्मान दिए गए हैं भारत में। नागरिक सम्मान, तो नागरिक सम्मान देखें तो कौन कौन से हमारे पास, कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी गरीब का बच्चा क्यों ना हो, वो भी इसकी एलिजिबिलिटी अगर रखता है तो उसे भी सम्मान दिया जाएगा। जैसे हम बात करें भारत रत्न की, तो भारत रत्न, उसके बाद हम बात करें पद्म विभूषण, उसके बाद करें पद्म भूषण, और उसके बाद करें तो पद्मश्री। ये ऐसे हैं जिनमें कोई व्यक्ति, जैसे अब्दुल कलाम जी हैं, उन्होंने भारत रत्न जो पाया है, लता मंगेशकर ने भारत रत्न पाया है, सचिन तेंदुलकर ने भारत रत्न पाया है। तो ये कोई बड़े व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से एक बड़ा पद पाया और उसके हिसाब से जो है एक एलिजिबिलिटी पाई कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए, तो उन्हें भारत रत्न दिया गया। तो इसी प्रकार से यदि आप कोई भी गरीब का बच्चा भी है, वो मेहनत करता है, तो उसको भी इन जो है सम्मानों से नवाजा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो सैन्य सम्मान की बात करें तो सैन्य सम्मान भी दिए जाते हैं। सैन्य क्षेत्र में कौन कौन सम्मान दिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं परमवीर चक्र की। तो ये सबसे बड़ा आपका जो है सम्मान माना जाता है। तो परमवीर चक्र की बात अगर बात करें तो अशोक चक्र आता है, अशोक चक्र। एंड देन हम बात करें अगले क्या, तो हमारे पास जो आ जाता है वो महावीर चक्र आता है, महावीर चक्र।
और महावीर चक्र के बाद बात करें तो हमारे पास जो आता है वो आपका आता है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र के बाद बात करें तो वीर चक्र, और आखिर में हम देखें तो सबसे छोटा अगर देखें तो शौर्य चक्र हो जाता है। तो शौर्य चक्र, ये अगर कोई व्यक्ति सैन्य क्षेत्र में है तो इन पदकों को आप, इन चक्रों को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको उतनी एलिजिबिलिटी आवश्यक है। तो इस तरीके से भारत में क्या किया गया, भारत में उपाधियों का अंत कर दिया गया, और इन अंतों के द्वारा ही संविधान निर्माताओं को लगा कि ये सब क्या है, अगर ये सब अंत कर दिए जाएंगे तो पूरी तरीके से भारत में क्या आ जाएगी, सभी नागरिकों में समानता आ जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं 18 से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हम मैं बात करूँ तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक है। 19 से 22 तक अगर हम बात करते हैं तो आपका स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 का ए। अनुच्छेद 19 का ए, इसमें क्या कहा गया है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कि कोई व्यक्ति अपने विचार रख सकता है, किसी भी तरीके से उसे लगता है कि ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, या उसे लगता है कि ये चीज़ जो है भारत में गलत हो रहा है, तो वो अपने विचार रख सकता है। इसके लिए किसी भी तरीके से उसे दंडित नहीं किया जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद इसी में आ जाता है आपका प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की यानी मीडिया की। मीडिया को किसी भी तरीके से किसी का भी इंटरव्यू लेना है, कोई बात करनी है तो उससे फ्रीडम होकर, फ्री होकर बिल्कुल जो है बात कर सकता है, किसी भी तरीके से उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। अगली हम बात करते हैं अनुच्छेद, हमारे पास आ जाता है अनुच्छेद का 19 का बी, 19 बी। तो 19 का बी की अगर बात करें तो इसमें क्या है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है आप धरना दे सकते हैं, आप जो है सभा कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरीके से कोई भी आपको आपत्ति नहीं होगी। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 का सी, अनुच्छेद 19 का सी, तो इसके द्वारा क्या है, संघ बनाने का अधिकार है। संघ बनाने का अधिकार मतलब कोई व्यक्ति अपनी यूनियन बना सकता है, और जैसे कि आपने देखा होगा किसान यूनियन है, जैसे आप देखते हैं छात्र यूनियन है, छात्र संघ है, तो इनके द्वारा जो है अपने बातें आपको जो है सरकार के सामने पेश कर सकते हैं, तो आप अपना एक संघ बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 19 का डी। अनुच्छेद 19 का डी की अगर मैं बात करूं तो 19 के डी में क्या आ जाता है आपका, तो भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार। भारत में कहीं भी घूमने का यानी भ्रमण करने का अधिकार। आप अगर चाहें तो आज आपको अगर लगता है कि आपको आज गोवा जाना है तो आप जा सकते हैं, इसके लिए किसी की परमिशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। तो अनुच्छेद 19 का ई, 19 की ई की अगर मैं बात करूं तो कहीं भी भारत में कहीं भी बसने का अधिकार। भारत में कहीं भी बसने का अधिकार है, कहीं भी बसने का अधिकार। इसमें किसी भी तरीके की आपका जो है रोक टोक नहीं होगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ 19 का एफ। तो 19 का एफ जो है आता है वो संपत्ति का अधिकार आ जाता है। 19 का एफ जो आता है वो क्या आता है आपका, संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार जो है ये पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे हटा दिया गया। अब ये क्या बन गया है, एक कानूनी अधिकार बन गया है। ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है कब, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया, और संविधान के भाग 12 के 300 के काम में रख दिया गया जाके। चलिए अगले हम बढ़ते हैं। तो अगला आता है हमारा 19 का जी। तो 19 का जी जो है वो भारत में कहीं भी जीविका कमाने का अधिकार। कहीं भी जीविका कमाने का अधिकार, जीविका कमाने का अधिकार। यदि आपको लगता है कि आप किसी भी क्षेत्र में जाके और जो है अपना रोजगार कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, तो आप भारत में किसी भी जगह पर जाकर रोजगार ले सकते हैं। इसके लिए आपको पूर्ण स्वतंत्रता देता है संविधान। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो हमारे पास जो अगला आता है वो आता है आपका अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। अब अनुच्छेद 20 जो है वो क्या कहता है कि दो सिद्धि में संरक्षण का अधिकार। दो सिद्धि में संरक्षण का अधिकार कहने का मतलब ये है, संरक्षण का अधिकार कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई भी दोष किया है तो उसकी एक बार ही सजा दी जाएगी। किसी भी दोष की एक बार ही सजा दी, एक से अधिक सजा नहीं दे सकते। यदि उसने कोई एक दोष किया है तो उसकी सजा एक बार ही दी जाएगी, उसे एक से अधिक बार आप सजा नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि उसको स्वयं के प्रति, उसको स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देने का अधिकार, विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, विवश नहीं किया जाएगा। आप ये नहीं कर सकते कि वो अगर स्वयं के विरुद्ध जो है आप गवाही दिलवाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। और साथ ही साथ अगर बात करें
तो जो है तीसरी हमारी बात आती है, तो पहली बात तो है किसी भी दोष की एक बार सज़ा दी जाएगी। दूसरी बात स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही देने का उसे विवश नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात, जिस समय उसने कोई कृत्य किया है, जिस समय उसने कोई कृत्य किया है, कोई कार्य किया है, तो उसी कानून के अनुसार उसे जो है सज़ा दी जाएगी। यदि जो है आपका कहने का मतलब ये है कि अगर उसने कोई 2000 में कोई कृत्य किया है तो 2000 के कानून के अनुसार क्या सज़ा बनती है, क्योंकि कानून बदलते रहते हैं और सज़ा बदलती रहती है, लेकिन 2000 में अगर उसने कोई कृत्य किया है और 2000 के अकॉर्डिंग जो भी सज़ा बनती है वो सज़ा दी जाएगी, ना कि उसे अगर 2020 में फैसला आता है 2020 के अनुसार नहीं दिया जाएगा। सही है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो हमारे पास अनुच्छेद 21 आता है। अनुच्छेद 21 जो है वो आपको क्या कहता है, तो वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। अगर इसकी बात मैं करूं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की, तो इसके अंतर्गत तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की अगर बात करते हैं तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है कि भारत में किसी भी कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, भारत में जो भी कानून है उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसे किसी भी तरीके से जो है परेशान नहीं किया जाएगा। भारत में रहने का अधिकार है। और इसी को जो है आर्टिकल 21 को ही हम क्या कहते हैं, निजता का अधिकार भी कहते हैं। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार भी कहते हैं, निजता का अधिकार भी कहते हैं, निजता का अधिकार। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारे पास आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 21 का का पहले देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 का का, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की गई है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य मतलब भारत के हर बच्चे को जो है 6 से 14 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। और साथ ही साथ वह शिक्षा कैसी है, अनिवार्य है, इतना तो उसे पढ़ना ही चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 22 आता है। तो अनुच्छेद 22 जो है हमारे पास, अनुच्छेद 22 जो कहता है वो क्या कहता है, तो गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में निवारक निरोध, निवारक निरोध। कहने का मतलब ये है कि इसके द्वारा क्या होगा कि इसमें भी आपको जो है, पहली बात आपको कारण पूछने का अधिकार है कि आपको किस प्रकार क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, आप उसका कारण पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगर वो जो है गिरफ्तार कर लेते हैं, आपको ले जाते हैं, तो 24 घंटे के अंदर उन्हें दंडाधिकारी के पास पेश किया जाएगा, दंडाधिकारी के पास पेश किया जाएगा, दंडाधिकारी के पास पेश किया जाएगा। और दूसरी बात, इसमें आने और ले जाने का समय, लाने और ले जाने का समय जो है काउंट नहीं होता। उसके बाद मैं बात करूं तो इसमें जो है आपका सबसे पहले कारण आप पूछा जाएगा कि आप गिरफ्तार क्यों किए जा रहे हैं। दूसरी बात, 24 घंटे के अंदर से दंडाधिकारी के पास पेश किया जाएगा। और उसके बाद अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार भी है, अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार, वकील करने का अधिकार। किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपका ये कोई मित्र है वो वकील है और वो आपकी अच्छे से मदद कर सकता है इस केस में, तो आप उसे अपना वकील बना सकते हैं। इसके लिए किसी भी तरीके से आप पे प्रेशर नहीं किया जाएगा। तो देखिए हमने मौलिक अधिकार जो है, सबसे पहले समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार की जिक्र कर लिया। इसके आगे क्या जो है हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आप जो है हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।